आप सभी सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और घर से स्कूल तक ट्रैवल करने के लिए आप अलग अलग कम्युनिकेशन मीन्स का सहारा लेते हैं। कुछ लोग स्कूल की बसेस से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स से ट्रैवल करते हैं, कुछ को पेरेंट्स स्कूल तक अपने अपने बाइक से, स्कूटर से या कार से ड्रॉप करते हैं। कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कूल काफ़ी नज़दीक है और वो पैदल ही वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी आप सभी किसी न किसी मीन्स से ट्रैवल करते हैं, यानी आप खुद को घरों से स्कूल्स तक मूव कराते हैं। मूवमेंट आ जाता है आपके अंदर, तो आपने इस मूवमेंट के थ्रू एक डिस्टेंस कवर किया है दिए हुए ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। आपको पता है कि आप जब स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको गेट पे वेट करना पड़ता है, इसीलिए आप सभी ऑन टाइम पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचनी भी चाहिए। ओके, तो मेरा मकसद यहाँ पर ये बताना है कि आप सभी जब ट्रैवल करते हैं तो आप खुद को डिस्प्लेस कराते हैं। कहाँ से? अपने घर से स्कूल तक, और आप एक डिस्टेंस कवर करते हैं दिए हुए ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। वेलकम टू फिज़िक्स से बोर्ड। इस लेक्चर का टॉपिक है हमारा मोशन, जिसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए थे। अब आइए शुरू करते हैं मोशन। लेट्स स्टार्ट नाउ। मान लीजिए ये आपका घर है। इज़ दैट ओके? और आपको पहुंचना है अपने स्कूल तक। ये स्कूल की बिल्डिंग है। इज़ दैट ओके? तो आप में से बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ट्रैवल करेंगे अलग अलग मीन्स से और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इज़ दैट ओके? सो ये आपका स्कूल तक पहुँचने के लिए ये आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इज़ दैट ओके? रास्ते में आपको अलग अलग टाइप के ट्रीज भी दिखाई देंगे। और कुछ कार्स भी और कुछ अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की चीज़ें भी दिखाई देंगी जाते हुए। इज़ दैट ओके? और आपने भी ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। तो जब आप ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो आप अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए मूव करना शुरू करते हैं, यानी ट्रैवल करना शुरू करते हैं। और आप चलते जा रहे हैं, रास्ते में ये पौधा मिल रहा है। अब आप अपने स्कूल तक चलने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब आप चलते जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं, आप मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब आप अपने घर से दूर होते जा रहे हैं यहाँ जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है? और स्कूल से करीब होते जा रहे हैं। जब इस पॉइंट पर पहुंच गए तो अपने घर से और ज़्यादा दूर हो गए और स्कूल से और करीब हो गए। और जब इस पॉइंट तक पहुंच गए तो स्कूल के बेहद करीब हो गए। और यहाँ से फिर आपको एक कट रास्ता है, वहाँ से निकलकर स्कूल की तरफ चले जाना है, ठीक है? तो जैसे जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल करने में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी लग रहा है, यानी टाइम इंटरवल लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? स्कूल के लिए जब रवाना होते हैं तो अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। रास्ते में ये एक ट्री दिख रहा है, उसके आप करीब भी हो गए हैं, ठीक है? और जैसे जैसे स्कूल की तरफ जा रहे हैं अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। पहले इस ट्री के नज़दीक आ गए, बिल्कुल करीब आ गए,
फिर धीरे धीरे ये ट्री भी आपसे दूर होता जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए आपको एक डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है। तो एक्चुअली क्या है मोशन, आप देखिए, आप अपने घर के रिस्पेक्ट में या इस ट्री के रिस्पेक्ट में या रास्ते में चल रही कार के रिस्पेक्ट में या रुकी हुई कार के रिस्पेक्ट में या फिर अपने स्कूल के बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में आप खुद को क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। इज़ दैट ओके? तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आपके हाउस का हो या इस ट्री का हो या स्कूल का हो, ठीक है, ये सब, या फिर मूविंग कार का हो, कार आपसे दूर भागती जा रही है, ये सभी क्या कहलाती है, रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, यानी खुद के ट्रैवल को या मूवमेंट को या मोशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट है, इट इज समथिंग, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है। वो समथिंग क्या हो सकती है? फिक्स्ड भी हो सकती है या मूविंग भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज फिक्स्ड होगी। जैसे यहाँ मूविंग कार है, और मूविंग कार से अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो कार आपसे दूर जाती हुई नज़र आ रही है, आप उससे पीछे छूटते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, या तो फिक्स्ड होगा जैसे स्कूल फिक्स्ड है, जैसे आपका ये ट्री फिक्स्ड है, जैसे आपका घर फिक्स्ड है, और मूविंग में कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, कुछ भी जो आपके साथ चल रही हो, आपसे दूर जा रही हो या आपके करीब आ रही हो। तो इट इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड टू judge or understand something else। सो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, रेफरेंस पॉइंट की चर्चा अक्सर होती है। इट इज़ समथिंग फिक्स्ड और मूविंग विच इज़ यूज टू जज और अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। यहाँ पर घर, ट्री, स्कूल, ये सभी क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये कार्स, ये सभी रेफरेंस पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू आप किसको जज कर रहे हैं? अपने पोजीशन के चेंज होने को जज कर रहे हैं या अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो रेफरेंस पॉइंट वही चीज़ होती है जिसके थ्रू एक टाइप का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर कंपैरिजन क्या है? आपने जो डिस्टेंस कवर की है उसके लिए टाइम इंटरवल में आपने अपने पोजीशन को चेंज किया है। पोजीशन, पहले आप घर के बिल्कुल अंदर से निकलकर बाहर आए हैं, अब आप जब अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, आप घर से दूर जा रहे हैं, इस ट्री के करीब आ रहे हैं। फिर जब इस ट्री के बिल्कुल करीब आ गए और फिर यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है? स्कूल के बेहद करीब आ रहे हैं, ट्री से दूर जा रहे हैं और अपने घर से काफ़ी दूर जा चुके हैं। यानी यहाँ पर आपका घर हो, ट्री हो रास्ते में, या फिर स्कूल की बिल्डिंग हो, ये सभी क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। बीच में कार आती हुई या जाती हुई नज़र आ रही है, आपकी जो डिस्टेंस है या आपकी जो पोजीशन है उस हिसाब से घटती या बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ये सब भी क्या हो गया? ये सब भी आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट एक, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, कोई भी चीज़ हो, घर हो, ट्री हो, स्कूल हो, ऐसा न जाने और कितना सामान होगा, रास्ते में रखा हुआ पत्थर हो या माइल स्टोन का पत्थर लगा हुआ हो कहीं पे, बहुत सारी चीज़, या किसी कॉर्नर पे, किसी पॉइंट पे, वहाँ आपके स्कूल के बाहर रेडी पे सामान बिक रहा हो, ठीक है, ये सभी आपके रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। इज़ दैट ओके? सो जब रेफरेंस पॉइंट आपने तय कर लिया, तब आप ये देखते हैं कि आपने पोजीशन
कैसे चेंज किया है, दिए हुए टाइम इंटरवल में। सो मोशन ऐसा नहीं है कि आप जब अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो एक पॉइंट से जस्ट चले और 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद ही रुक गए, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस चेंज नहीं आती है। तो मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। मोशन, व्हेन देयर इज अ continuous change in position of any object with respect to surrounding or reference point देखिए अभी रेफरेंस पॉइंट मैंने बता दिया, सराउंडिंग देख लीजिए आपकी चारों तरफ की चीज़ें। सो व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट in the given interval of time, then only it is called motion। अगर मोशन में ये कंटिन्यूटी ना हो, यानी पोजीशन चेंज में ये कंटिन्यूटी ना हो, तो फिर वो मोशन नहीं कहलाएगी। जैसे आप एक स्टेप चले रुक गए, दूसरा स्टेप चले रुक गए, तीसरा स्टेप चले फिर रुक गए, ये मोशन नहीं है। जैसे बहुत सारा मोशन बहुत स्लो होता है, स्नेल उसका चलना कितना स्लो होता है, 1 घंटे में मोर और लेस 5 मीटर तक जाता है, ठीक है ना। तो उसके मोशन को समझना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो मोशन थोड़ा कॉन्टिन्यूअस होता है, फास्ट होता है, वो मोशन आपको समझना आसान हो जाता है। जैसे कार का चलना, आपका दौड़ना, आपका चलना, ठीक है ना, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो मोशन क्या है, व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज, लगातार चेंज हो रहा हो, किस में, पोजीशन में। पोजीशन से आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अभी यहाँ पर, फिर यहाँ 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 और चेंज करते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहे हैं यानी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, आप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट मैंने समझा दिया है, इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ के शुरू होने या ख़त्म होने में नेचुरली अटैच हो जाती है। देयरफॉर टाइम के बिना आप कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। इवन द डेट ऑफ बर्थ, द एज ऑफ योर सेल्फ और एनी बडी एल्स, क्या है, सब में टाइम इन्वॉल्व है। आपका स्कूल का टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक, वो सभी क्या है, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मोशन भी कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से वो काम कर रहा हो, वो भी टाइम इंटरवल के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन। सो होप कि आपको अब मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यू चेंज योर पोजीशन and travel to a school, ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहां पर क्या होता है, इधर यू कवर अ डिस्टेंस और displace yourself from your house to
योर हाउस टू स्कूल। जब आप मोशन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यू चेंज योर पोजीशन एंड ट्रैवल टू स्कूल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, इधर यू कवर अ डिस्टेंस और डिस्प्लेस योर सेल्फ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल। एक ही बात है कहने के लिए कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या अपने आप को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। याद रखिएगा, डिस्प्लेस के साथ मैंने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लगाया है, यानी हाउस से स्कूल तक लगाया है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बातें आ गई हैं, किसके साथ जुड़ी ही, मोशन के साथ जुड़ी हुई दो बातें आ गई हैं। पहली क्या है, डिस्टेंस है, और दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ को अब समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि मोशन को और क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले लेते हैं डिस्टेंस। इज दैट ओके। अब आइए, ये रहा आपका स्कूल और आप अपने घर से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से चलना शुरू किए, लेकिन रोड स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल। आपकी जो सड़क है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कभी ऐसे जा रही है, फिर थोड़ी सी चेंज होकर ऐसे आई है, और फिर उसमें थोड़ा और चेंज हुआ और फिर ऐसे होकर और तब यहाँ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, आपको इस पाथ को फॉलो करना पड़ रहा है। तो डिस्टेंस किसे कहेंगे इस केस में, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। इज दैट ओके। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। आपको पूरा लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ से आप चल रहे हैं, जितना कर्व आप घूम रहे हैं और घुमावदार सड़क पे आप जा रहे हैं और चलते हुए चले जा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी आपको लेंथ, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है, उसे आपको कंसीडर करना पड़ जाएगा। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए, डिस्टेंस में एक चीज़ और है कि डायरेक्शन आपका अटैच नहीं है। क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शन अटैच नहीं है। कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी फिर मुड़ जा रहे हैं, कभी फिर इधर जा रहे हैं, कभी फिर मुड़ जा रहे हैं, कभी मतलब डायरेक्शन कोई सर्टेन नहीं है। फिर आप किसी और डायरेक्शन में, फिर किसी और डायरेक्शन में, देयरफॉर डायरेक्शन इज नॉट अटैच्ड। लेंथ में क्या है, डायरेक्शन। डिस्टेंस में क्या है, डायरेक्शन अटैच्ड नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट अटैच्ड। ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट अटैच्ड। डिस्टेंस में क्या है, डायरेक्शन अटैच्ड नहीं है। इज दैट ओके। अब आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, ये देखिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये क्या कर रही है, आपके घर का जो इनिशियल पॉइंट है और आपके स्कूल तक पहुंचने के लिए जो फाइनल पॉइंट है, दो पॉइंट को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है, उसके थ्रू जो डिस्टेंस आपने कवर किया है, वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है, इनिशियल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जहाँ से आपने शुरू किया है अपना मूवमेंट, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है,
फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ऑलवेज, देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली डायरेक्शन अटैच्ड होगा ही होगा इसके अंदर। चूंकि स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं तो डायरेक्शन हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसा हो या और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हटाते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो सकता है कि इतना कर्वी रोड ना हो आपके लिए, ठीक है, बट कुछ ना कुछ सड़क अलग से हो। जैसे ये पॉइंट है आपकी, ठीक है, और एक स्ट्रेट रोड ऐसे जा रही है जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है फ्रॉम योर हाउस टू एनी बाजार। ठीक है, कोई मार्केट, फ्रॉम योर हाउस टू एनी मार्केट प्लेस। ठीक है, और वहां से ये फिर कहाँ जा रही है? एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आपके स्कूल तक जा रही है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, और ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया? आपका जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, देख लीजिए, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस कितना हो गया? इस पॉइंट से आपके हाउस से मार्केट तक कितना? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और मार्केट से स्कूल तक कितना? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। दोनों मिला दीजिए, कितना हो गया आपका? 17 किलोमीटर हो गया। इज दैट ओके? लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करती है? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और फाइनल पॉइंट, और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट है, देख लीजिए, और यहाँ आपका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भले ही आप पहली बार स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं 5 किलोमीटर, तो आप बोल सकते हैं कि हम तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ से चेंज भी हो गया दूसरा डायरेक्शन, यानी ओवरऑल आप डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मेरा डायरेक्शन बिल्कुल पता है मुझे कि मैं हाउस से किस तरफ जा रहा हूँ, सो दैट के स्कूल पहुँच जाऊँ। तो ये पूरा क्या हो गया? ये लेंथ एक्चुअल पाथ का लेंथ है, जिसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जो डिस्टेंस हमें पता चलता है वो क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में एक बात खास है कि वो क्या है? उसके साथ डायरेक्शन अटैच्ड है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये देख लीजिए, एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है। देयरफॉर अगर उसको और सिंपल फिगर के थ्रू हम दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सिंपल फिगर, क्योंकि आपको ऐसा सीधा देखने की आदत है। तो ये 5 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर। पहले आप इधर से हाउस से इधर चले थे मार्केट की तरफ, और फिर मार्केट से स्कूल की तरफ चल दिया आपने। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का फिगर राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के हिसाब से दिस इज़ हाउ मच? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 25 प्लस 144, दैट इज़ इक्वल टू 169, एंड दिस इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर, एंड दैट इज़ 13 किलोमीटर। इज़ दैट क्लियर? सो आप देख लीजिए कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के थ्रू ही आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, और इसमें डायरेक्शन दिया हुआ या पता रहता है, या डायरेक्शन अटैच्ड रहता है। तो ये दो बातें अगर आपने समझ ली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो बाकी मोशन के और भी टर्म्स को समझना बेहद इजी हो जाएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि जिसके साथ डायरेक्शन अटैच होगा उसे क्या कहते हैं। क्वांटिटी
which has magnitude, मैग्नीट्यूड तो दुनिया की सारी चीज़ों में है, as well as direction, as well as direction, then it is called वेक्टर। ठीक है, जिसके साथ डायरेक्शन अटैच्ड हो गया उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। सो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, चूँकि इसमें देख लीजिए मैग्नीट्यूड क्या है, कोई नंबर, जैसे कि 13 एक नंबर है तो हर चीज़ के साथ एक नंबर अटैच रहता है, तो उसी तरह मैग्नीट्यूड हर चीज़ के साथ अटैच है। तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन आपको इस केस में पता है कि स्कूल किधर है आपका, हाउस से फाइनली आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। लेकिन डिस्टेंस में आपको वेक्टर अटैच नहीं है। क्वांटिटी विच हैज़, क्वांटिटी which has only magnitude and no direction, then it is scalar quantity। क्या कहलाती है ये, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, then it is called स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, दिस इज स्केलर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आपके लेवल पे जो मोशन पढ़ना है एक्चुअली वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो जनरली आपको इसी के अराउंड रहना है, किसके अराउंड, स्ट्रेट लाइन के मोशन के अराउंड रहना है। तो अभी आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ है। जस्ट एग्जांपल बताया, पॉइंट ए से बी और फिर सी, तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो ये क्या बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। लेकिन ए बी और बी सी यानी डिस्टेंस के लिए कैसे आपको जाना पड़ेगा, दैट इज़ ए बी प्लस बी सी। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे जाना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली ए सी। इज़ दैट ओके। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और स्ट्रेट लाइन पर डायरेक्शन आसानी से आप बता सकते हैं। देयरफॉर दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये तो हो गया, बट हम बोल रहे हैं कि आपको स्टडी करनी है स्ट्रेट लाइन की मोशन। जब स्ट्रेट लाइन पर आप चलेंगे, देखिए जब आप स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर अगर मान लीजिए एकदम स्ट्रेट हो और 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो एक्चुअल लेंथ तो यही हो गई ना, ए से बी पहुंचने के लिए लेंथ कितनी हो गई, ए बी। और चूंकि ये एकदम स्ट्रेट है तो डिस्टेंस भी ए बी ही है। ठीक है, और अगर इसमें कहीं कुछ भी कर्व नहीं है, थोड़ा सा भी मुड़ाव नहीं है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी तो वही है। देयरफॉर ए बी ही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा।
देयरफॉर अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। देयरफॉर जब भी आप स्टडी कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मोशन का, वहाँ गलती से आपसे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोला जाए या डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस बोला जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कहीं भी ऑब्जेक्ट मूव करके किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने का उसे मौका ही नहीं मिलता है, और वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है वो लेंथ और एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वो इक्वल हो जाती है। देयरफॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में बिल्कुल सेम रहता है। इस बात को जहन में अपने अच्छे से बसा लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि मोशन में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। दो चीज़ समझनी है, पहले समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आप बहुत बार होता है कि मोशन आप शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं अपने स्कूल के लिए, ठीक है, और बिल्कुल आपको कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिल रही है, तो आप जब शुरू करते हैं इसको ले लेते हैं टाइम और इसको ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ये टाइम हो गया आपका और ये डिस्टेंस। तो अभी जब शुरू किए अपने घर से चलना तो 0 टाइम और 0 डिस्टेंस। अब चले 5 सेकंड के बाद आपने 2 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। ये सभी क्या है, सेकंड और मीटर में है। 10 सेकंड के बाद आपने 4 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। इसी तरह 15 सेकंड के बाद आपने 6 मीटर की दूरी तय कर ली। 20 सेकंड के बाद आपने 8 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। ये सारे सेकंड्स में और नीचे वाले सारे मीटर्स में। आप देखिए कि इसमें जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हर बार वो टाइम के साथ यूनिफॉर्म है कि नहीं, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 4 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 मीटर, और 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 सेकेंड। उसी तरह अगले टाइम में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो भी 5 सेकेंड, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो भी 4, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2 मीटर। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal interval of time, then it is called uniform motion। equal distance cover कर रहा है equal interval of time में। देखिए पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 10 सेकंड में 4 मीटर, उसके बाद 15 सेकंड में 6 मीटर, और फिर 20 सेकंड में 8 मीटर। यानी हर 5 सेकंड के डिफरेंस पर 2-2 मीटर बढ़ता चला जा रहा है। देयरफॉर आप देख लीजिए, किसी को भी आप कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी 2 ले लीजिए लगातार 2, 15 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड दैट इज़ 5 सेकेंड, और उस बीच में डिस्टेंस कितनी कवर कर ली गई, 6 मीटर माइनस 4 मीटर दैट इज़ 2 मीटर। इसी तरह आप ले लें 20 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, लगातार 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, और उसके बीच का टाइमिंग और उसके बीच का और उसके बीच में कवर किया गया डिस्टेंस, तो कितना हो गया 8 मीटर माइनस 6 मीटर, कितना हो गया 2 मीटर। देयरफॉर आप देख पा रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो पा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइमिंग कितनी है, 5 सेकेंड है, और उसके बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 2 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड
in equal interval of time, then such motion is called uniform motion. अब इसी को चेंज करेंगे और समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइमिंग वही रहने देते हैं और डिस्टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। सो 0 सेकेंड में 0 ही, और 5 सेकेंड में 3 मीटर, 10 सेकेंड में 10 मीटर, 15 सेकेंड में 12 मीटर एंड 20 सेकेंड में 15 मीटर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। अनइक्वल डिस्टेंस देख लीजिए, 3 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर। आप जब दिए हुए टाइम के लिए डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, 15 सेकेंड 10 सेकेंड, 15 सेकेंड 10 सेकेंड, 12 मीटर माइनस 10 मीटर कितना आ गया, ये 2 मीटर। और 20 सेकेंड और 15 सेकेंड ये और इसके बीच का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 15 मीटर माइनस 12 मीटर कितना हो गया, 3 मीटर। यानी दिए हुए टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एग्जाम्पल से आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाने लगता है। सो मैंने एक टेबल के थ्रू इसे आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे भी ऐसे समझ लीजिए, जब आप पैदल ही निकलते हैं मार्केट के लिए अपने घर से, या साइकिल से ही निकलते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन मीन्स हो आपका उसके थ्रू निकलते हैं, जब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो आपको कितनी बार स्लो होना पड़ता है, फिर मूव करना पड़ता है। लेकिन वही जब एकदम सन्नाटा हो, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, तो आप एक ही मोशन के साथ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जब एक ही मोशन के साथ आप चल रहे हैं टाइम दिए हुए टाइम इंटरवल में, तो वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है, स्लो होना पड़ रहा है, फिर बढ़ना पड़ रहा है, फिर स्लो होना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दिए हुए टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस आप कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात छूट गई थी, उससे पहले अटैच कर देते हैं। डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट इट कुड बी ज़ीरो, इट कुड बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, ये उसकी सेंटर है। आपने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और आपको पहुंचना है यहीं पर, लेकिन मैं ले लेता हूं एक बीच में पॉइंट बी, जो दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी डायमीटर पे लाई करता है, ठीक है। तो अब आइए, आपने चलना शुरू किया पॉइंट ए से और ये चलते 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 यहाँ पहुँच गए। मान लीजिए दिए हुए सर्कुलर जो ट्रैक है उसकी रेडियस क्या है, आर है। तो आप जानते हैं कि ये सेमी सर्कल हो गया ना, ए बी के अबव, ये वाला क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होता है, और फिर बी से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी पाई आर हो जाएगी। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस या सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, यानी आपने चलना शुरू किया, ए से बी पर पहुंचे और फिर बी से ए पर, फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। देख लीजिए ए बी प्लस बी ए। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कितना है, ए बी पाई आर के बराबर है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, और फिर से ये पाई आर के बराबर, कितना हो गया डिस्टेंस, 2 पाई आर हो गया। याद रखिएगा इसे, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ गिवन रेडियस आर
इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन अब आइए डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जब आप चर्चा करेंगे तो आप पहुँचे पहले ए से बी तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? आप पहुँचे पहले ए से बी तक, ये ए और ये बी। कहाँ से कहाँ तक पहुँचे आप? ए से बी तक पहुँचे। ठीक है, तो आपने पाई आर डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। सो ए से बी के बीच को मिलाने वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी आपका। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पहले ए से बी पहुंचने पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका ए बी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये हो गया ए बी। ठीक है, आपने ये हाफ ट्रैक कवर किया और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लेंथ है वो कितने के बराबर? ए बी। अब आइए बी से ए आप आ रहे हैं। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट, बी से पॉइंट बी से चलकर ए पर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू किए थे और इस बार डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? बी ए है। ठीक है, बी और ए को मिलाने वाली लाइन बी ए। तो अगर ये डायमीटर है, जिसको आप लिखते हैं डायमीटर को 2r के बराबर, 2 इंटू रेडियस, तो यहाँ पर भी 2r हो गया। लेकिन एक बार देखिए, आप ए से बी की तरफ चल रहे हैं, यानी डायरेक्शन आपका कहाँ से कहाँ है? ए से बी की तरफ है। लेकिन जब बी से ए जाते हैं इसके अलोंग, तो आपको किधर जाना पड़ रहा है? जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? ए बी प्लस बी ए। ए बी के लिए आप कितना लिखेंगे? चूँकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर अटैच करेंगे तो ये y और ये x, ये पॉजिटिव x एक्सिस का डायरेक्शन है। देयरफॉर दिस इज़ 2r। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट b है और फाइनल पॉइंट a है। देयरफॉर आपको पहले वाले की कंपैरिजन में अपोजिट जाना पड़ रहा है, नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। देयरफॉर प्लस, और ये बी ए कितना? -2r के लिए निगेटिव अटैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है। देयरफॉर अब कितना हो गया? 2r माइनस 2r कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ 0। देयरफॉर आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के केस में 0 हो गया जब एक पॉइंट से चलते हैं और वहीं तक आप पहुंच जाते हैं। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और निगेटिव क्यों लिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन अटैच है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस केस में हो या यहाँ से इधर की तरफ हो, एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज डायरेक्शन अटैच हो जाता है। देयरफॉर निगेटिव और पॉजिटिव साइन आपको लगाकर लिखना पड़ेगा, और उस केस में जब आप उसको ऐड करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। इट्स ओके, फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।